परिवार को झूठा फंसाने वाली पत्नी की अब खैर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खिंचाई कर दी जजमेंट के थ्रू। जजमेंट अभी का है 23 जुलाई 2026 का है, जिसमें साफ कह दिया है कोई भी पत्नी अगर बदला लेने के लिए पति के परिवार को फंसाती है, फिर उनको तंग परेशान करने के लिए अगर किसी झूठे मुकदमे में फंसाती है, तो ऐसे मुकदमों को क्वेश कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। और इस केस को भी खत्म कर दिया ये कहते हुए कि भैया परिवार को फंसाना बिल्कुल ही गलत बात है। ऐसा बदला लेने के लिए किसी के परिवार को ना ही आगे फंसाया जाएगा। अब स्टार्टिंग से आपको बता देता हूं कि हुआ क्या था। बहुत छोटा जजमेंट है, देखो कैसे। वैवाहिक कलह से उत्पन्न मामलों में यहां पे स्पेशली जो अपने फैमिली रिलेटेड जो केस होते हैं, जैसे दहेज केस हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस केस हो गया, मेंटेनेंस केस हो गया, डिवोर्स केस जो हो गया, वैवाहिक कलह से उत्पन्न मामले, यानी कि यहां से जो भी मामले बन के आते हैं, अक्सर ससुराल वालों को घसीटकर हिसाब बराबर करवाना एक आम बात हो गया है। कुछ पत्नियां जो है वो क्या करती हैं, पूरे परिवार का नाम लिखवा देती है कि पूरे परिवार को मैं तंग परेशान करूंगी। हालांकि पता पत्नी को भी होता है कि होना जाना कुछ नहीं है, एक दिन सिर्फ पति जो है, पति और मेरा मसला चलेगा, लेकिन परिवार को कोर्ट छोड़ देगी। लेकिन फिर भी जानबूझकर क्या बन चुका है, ये घसीटकर हिसाब बराबर करवाना एक आम बात हो चुकी है, बल्कि एक प्रथा सी बन गई है। यह सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग है, सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है एक प्रथा बन चुकी है परिवार के लोगों को झूठा फंसाने की। और अक्सर एक दूसरे को बदनाम करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल भी किया जाता है। बच्चों को भी वेपन की तरह यूज किया जाता है कि भाई बच्चों को जो है एक बना के एक वेपन, फिर जो है उसके पति को या फिर उसके पति के परिवार को जो है तंग परेशान करना एक प्रथा बन चुकी है। लेकिन तलाकशुदा मां द्वारा लगाए गए उन आरोपों में हम जो है सतबंध हैं कि उसके बेटे का उसकी बुआ द्वारा लगातार यौन उत्पीड़न किया जाना। इस केस में क्या हुआ था, उस महिला ने अपने बच्चे से एक मुकदमा दर्ज करवाया पॉक्सो में अपनी बुआ के ऊपर कि बुआ जो है मेरे बेटे का क्या कर रही है, लगातार यौन उत्पीड़न कर रही है। बच्चे को यहां पे इस्तेमाल किया गया कि बच्चे से पॉक्सो लगवा के ताकि बुआ फंस जाए। यह एफआईआर तलाकशुदा पिता द्वारा दायर दर्ज करवाई गई है। उस एफआईआर का जवाबी हमला बताया जा रहा है, जिसमें उसने अपने मामा के खिलाफ भी उतने ही चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। उसने ऐसे आरोप जो अपने मामा के खिलाफ में भी पहले लगाए हैं, और यहां मामा ने लड़के की जुड़वा बहन के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया हुआ है। तो सिर्फ एक क्रॉस केस चल रहा है, और उस क्रॉस केस में बदला लेने की भावना से अपने बच्चे से बुआ के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगवा दिया। अब आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो देख लेते हैं। अपील करता अपने भाई के विवाह से जन्मे जुड़वा बच्चों की बुआ है। इस केस में जो अपील करता है वो अपने, यानी कि इसके जो भतीजे हैं ना, वो इसके भतीजे लगे भाई के बच्चे हैं, जिसका अब तलाक हो चुका है, और भाई का अपनी वाइफ से तलाक भी हो चुका है। आपसी सहमति से प्राप्त तलाक का आदेश, यानी कि इनका म्यूचुअल डिवोर्स हुआ है, और म्यूचुअल डिवोर्स में बच्चे जो है पिता की देखरेख में, और उन्हें माता पिता के घर मिलने का अधिकार है। और एफआईआर से पता चलता है कि वास्तविक शिकायतकर्ता माता का आरोप है कि यौन उत्पीड़न की शिकायत उनके बेटे ने तब भी उठाई जब वैवाहिक घर में थी, और उन्होंने ऐसी घटना का अपनी आंखों से देखा था। उनका आरोप है कि पति से की गई विनतियों का कोई जवाब नहीं मिला। स्पष्ट रूप से तलाक के समय भी ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया था, और न ही पिता द्वारा इस तरह की एफआईआर दर्ज करने के कुछ घंटों बाद जो है 17/3/2024 को दर्ज की गई एफआईआर से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। यानी कि उसका जो हस्बैंड है, उस पत्नी का जिसने एफआईआर करवाई है, तलाक से पहले उसने कोई ऐसा सवाल नहीं उठाया कि मेरे बच्चों को बुआ परेशान कर रही है। जिस दिन तलाक हुआ उस दिन भी बात नहीं रखी कि इसकी बहन जो मेरे बच्चों के साथ में उत्पीड़न कर रही है। लेकिन जैसे ही उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज कराई, उसके कुछ घंटों के बाद उसने क्या करवा दिया, बुआ के ऊपर पॉक्सो का मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब इससे हमको क्या मिलता है देखने को कि शायद ये बदलेगी ही भावना है। भाई पहले क्यों नहीं करवाया? अगर ऐसे किसी के साथ में क्राइम हो रहा है तो आप पहले बता देते हैं। हाँ, उधर से एफआईआर क्रॉस एफआईआर होने के बाद ही फिर आपने ऐसा क्यों किया? हमने देखा कि प्रारंभ में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक पीठ ने अभिलेखों की जांच करने पर यह पाते हुए कार्रवाई पर रोक लगा दी कि प्रथम दृष्टा माता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत निराधार है। हालांकि पहले मम्मी जो है ना, कभी तो ट्रायल कोर्ट में गई होगी, उन्होंने उस मामले के खिलाफ जो जब वो गए हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट ने भी मम्मी की एप्लीकेशन पर स्टे लगा दी कि इस मामले में कोई दम नहीं है। एक बुआ जो अपने भतीजों को तंग परेशान कर रही है, उनको उत्पीड़न कर रही है, ऐसा कोई सबूत उनको नहीं मिला। अब जो है मामला भी यहां पे है। यह भी विशेष रूप से देखा गया कि प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 164 के दर्ज किए गए पीड़ित लड़के के बयान, इसे स्पष्ट होता है कि वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा बताए गए अनुसार कोई हमला नहीं हुआ है। और जो 164 के बयान हुए उस बच्चे के, उससे भी कोई ऐसा मामला नहीं बनता है कि उस बच्चे का उत्पीड़न हुआ है। तो ये मामला क्या है? सरासर झूठा है, सिर्फ बदला लेने के लिए, परिवार को तंग परेशान करने के लिए। एक वाइफ द्वारा जिसका डिवोर्स हो चुका है वो अब भी उस परिवार को परेशान करना चाहती है। ऐसी चीजें यहाँ पे स्पष्ट हो रही है। हालांकि अंतिम सुनवाई में उक्त आदेश की ओर ध्यान दिलाए जाने के बावजूद, जिसका उल्लेख भी किया गया है, डिवीजन बेंच के विद्वान न्यायाधीश फलाना, इन सब ने आखिरी में एक ही बात कह दी
क्योंकि लड़के ने मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी कोई घटना नहीं बताई है। तो जिसके साथ में उत्पीड़न हुआ है उस बच्चे ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि मेरी बुआ ने तंग परेशान किया, मेरा उत्पीड़न किया, लेकिन मम्मी जोर दे रही कि मेरे बच्चे का उत्पीड़न किया है उसकी बुआ ने, उसके ऊपर पोक्सो लगाया जाए। भाई ऐसा काम ना करें, समझदार बनो। आप कोई बच्चे नहीं हो, बच्चों के माँ बाप हो। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखा करो कि टाइम जो है ना, टाइम दोबारा नहीं आएगा। और जितना हो उसके मुकदमेबाजी से बचो। और बच के अगर आपको लग रहा है कि हमको नहीं रहना, तो आपने म्यूचुअल डिवोर्स ले लिया। जब म्यूचुअल डिवोर्स हो गया तो फिर आप अपने यहाँ पे रसो बसो, उसको अपने यहाँ पे रसने बसने दो। एक दूसरे को ऐसे तंग परेशान मत करो, टाइम मुड़ के वापस नहीं आएगा। और जो टाइम आज मिला है उसको एंजॉय करो, और अगले दिन के बारे में, फ्यूचर के बारे में थोड़ा और अच्छा सोच के। और बच्चे अगर ये चीज देखेंगे, अब बच्चे जो है कोर्ट में जा रहे हैं, 164 के बयान दे रहे हैं, बच्चे जब इस उम्र में चीज सीखे ना, तो वो बच्चा बड़ा हो गए इन्हीं चीजों में आने की उसकी उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं वो भी इस चीज का क्या है, कभी शिकार बनेगा। तो इन चीजों से बच्चों को जितना दूर रखा जाए रखो। आज जो मेरी एज के जो लोग होंगे, जिनकी एज 30-31 साल के आसपास होगी, बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो ये कह देंगे कि मैं आज तक थाने तहसील में गया ही नहीं हूं, कोर्ट में भी नहीं गया हूं, क्योंकि उनके माँ बाप ने कभी ऐसा चीज फेस की ही नहीं, और उन्होंने फेस नहीं की तो वो खुद नहीं गए हैं, और खुद नहीं गए हैं तो आज अपनी जो जिंदगी है अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन एक बार जो आदमी इन चक्रों में फंस जाता है, उसकी जिंदगी जो बर्बादी की तरफ चल पड़ती है। और बहुत सारे केस आप लोगों ने देखे होंगे, जो एक बार कोर्ट कचहरी में उलझ गया वो फिर फंस के रह जाता है। तो ऐसा काम ना करें। और जो हो गया वो हो गया, अब एक दूसरे को आपने तलाक दे दिया तो फिर क्यों परिवार को फंसाना। इस मामले पर विचार करने वाले डिवीजन बेंच को आदर्श रूप से रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए थी, खासकर तब जब दूसरी डिवीजन बेंच ने अंतरिम आदेश में यह पाया कि प्रथम दृष्टा आरोप निराधार हैं। हर कोर्ट कह रही है कि मामला बनता ही नहीं है। सभी परिस्थितियों को देखते हुए हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाने का कोई कारण नहीं। याचिकाकर्ता कौन है इस केस में? बुआ है। तो बुआ पे आगे मुकदमा चलाने का कोई कारण यहां पे नहीं दिखता है। दूसरी प्रतिवादी जो कि मां है, को नोटिस भेजे जाने के बाद भी पेश नहीं हुई है। हालांकि मां को कोर्ट में पेश करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा कि फलानी तारीख को आ जाना, भाई वो आई ही नहीं है। जिसके बच्चे के साथ में उत्पीड़न हुआ वो कोर्ट में ही नहीं आई है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इस मामले को, आगे कार्रवाई को रद्द कर दिया। ये जजमेंट था अभी का 23 जुलाई 2026 का। और ये पूरा जजमेंट जो है ना, पूरा जजमेंट गाइडलाइन है, यानी कि इसमें कोई केस स्टोरी नहीं बताई है। पहला ही यहाँ पे जो सेकंड क्लॉज के अंदर ही बता दिया कि परिवार को फंसाना एक प्रथा सी बन गई है। और ऐसे मुकदमे को इसीलिए क्वेश्चन किया गया है कि भाई दोनों के आपस में डिवोर्स होने के बाद भी अभी परिवार का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है तो आप ऐसी जजमेंट्स का हवाला देके अपने केस को विन कर सकते हो। इन गाइडलाइन का आप यूज कर सकते हो। अगर किसी को ये लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मेरे क्या केस में काम आएगी, तो काम आती है। हम इन गाइडलाइन को अपने केस में यूज कर सकते हैं। और काफी सारी, इस जजमेंट में तो खैर किसी जजमेंट का हवाला हमको नहीं मिला, लेकिन बहुत सारी जजमेंट जो मैंने पहले भी आपको बताई है, आगे भी हम आपको बताएंगे। एक केस के अंदर बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स के हवाले दिए होते हैं, और वो हवाले दे दे के ही एडवोकेट साहब क्या करते हैं, केस विन कर जाते हैं। तो आप भी इन चीजों का यूज कर सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 23 जुलाई 2026 का। जानकारी अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब आप इसको जरूर कर लें। थैंक यू।